हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूत और इंडेफिनिट अनिश्चित टेंस काल, अनिश्चित भूतकाल। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि टेंस की पहचान हम मुख्य क्रिया से करते हैं। मुख्य क्रिया शब्द को भी हमें जानना जरूरी है, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, यानी ऐसे शब्द जिनसे काम के होने का पता चले उन्हें हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो उस मुख्य क्रिया के बाद में आ, ई, ए अथवा ता, था, ती, थी या ते थे आएगा। जैसे हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, उसने अंग्रेजी पढ़ी, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया पढ़ है, क्योंकि पढ़ से काम के होने का पता चल रहा है। इसमें क्या जुड़ गया? ई। तो इसलिए पढ़ी शब्द हुआ, तो पढ़ और ई इसको तोड़ के देखें तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। वह अंग्रेजी पढ़ता था मुख्य क्रिया यहाँ पे पढ़ और उसमें ता था आ गया, इसलिए ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं प्रतिदिन बाजार जाता था, यहाँ पर मुख्य क्रिया जाना है, इसमें ता था जुड़ा हुआ है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। मैं प्रतिदिन बाजार गया, इसमें जाना और जाना में क्या आ गया? आ। मोहन क्रिकेट खेलता था, तो मुख्य क्रिया खेल है, इसमें ता था आ गया। या मोहन क्रिकेट खेला, तो खेल में आ गया। इस तरह हम देख रहे हैं मुख्य क्रिया में यदि आ, ई, ए में से कोई हो या ता था, ती थी, ते थे में से हो तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम यहाँ लिखते हैं वह कुत्ता था, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कू जो है ये कोई मेन वर्ब नहीं है, और इसमें ता जो आ रहा है वो एक नाउन है। डॉग, कुत्ता का मतलब डॉग, ये पूरा का पूरा वर्ड जो है वो नाउन है, जबकि मुख्य क्रिया में ता था, ती थी, ते थे आए तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे हम कह सकते हैं यह मेरा पता है, यह मेरा पता है। तो अब यदि हम देखते हैं इस पता शब्द को, तो इसमें जो ता है जुड़ा हुआ है, ता था सॉरी ता था जो जुड़ा हुआ है वो पे में जुड़ा हुआ है, और पे कोई मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में हम देखें तो मुख्य क्रिया में जैसे पढ़ना में ई आ गया, पढ़ना में ता था आ गया, तो मुख्य क्रिया में यदि ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए जुड़ा हो तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गए होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं अनुवाद का क्रम व नियम, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ बताया जाता है। अब यदि हम उपरोक्त वाक्यों को देखें तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं उसने अंग्रेजी पढ़ी, तो ये बताया गया है। वह अंग्रेजी पढ़ता था, ये भी बताया जा रहा है। मैं प्रतिदिन बाजार जाता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं प्रतिदिन बाजार गया। मोहन क्रिकेट खेलता था, ये बताया जा रहा है, या मोहन क्रिकेट खेला, ये भी वाक्य में बताया जा रहा है। जिन वाक्यों में कुछ बताया जाए अथवा सूचना दी जाए तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सॉरी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से टेंस होते हैं? पॉजिटिव टेंस होते हैं। अब पॉजिटिव टेंस का अनुवाद का क्रम और नियम जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ बताया जाए उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड ETC एटसेट्रा अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। आइए जानते हैं नियम के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो यहाँ लिखा हुआ है नियम, यानी सब्जेक्ट के नीचे एनी। सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, एक वचन हो या बहुवचन, यानी कोई भी। तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते,
अगर मेन वर्ब आती है तो उसकी सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देंगे और फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए जानते हैं पहला सेंटेंस। उसने अंग्रेजी पढ़ी, आप देख रहे होंगे उसने अंग्रेजी पढ़ी, तो उसने या वह अंग्रेजी पढ़ता था, तो वह की अंग्रेजी ही, यहाँ लिख चुके हैं ही। अब यहाँ रेड, रीड, रेड, रेड, तीनों जो इस आपकी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं, तो यहाँ पर केवल बोलने में प्रोनाउंसिएशन में ध्यान आएगा कि ये रीड नहीं है, रेड है, बोली जाएगी द इंग्लिश। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ही रीड्स हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पर्सन का एक वचन है ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट थर्ड पर्सन के एक वचन के साथ में ऐसी ये जुड़ती है, जबकि ये पास्ट टेंस है इसलिए ही रेड द इंग्लिश। अगर यहाँ होता मैं अंग्रेजी पढ़ता था तो आई रेड द इंग्लिश, यहीं की जगह आई होता तो, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं प्रतिदिन बाजार जाता था, यानी मैं आई सब्जेक्ट हो गया, मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर नहीं रहे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या है? जाता था, जिसमें था था जुड़ रहा है वही मेन वर्ब है। तो जाने में, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, तो आई वेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या गया? ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जाना। और टू मार्केट डेली, या टू द मार्केट डेली अन्य शब्द आ गया। अब तीसरे वाक्य को देखें। मोहन क्रिकेट खेलता था, तो इसमें खेल में था आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? कौन खेलता था? मोहन। तो सब्जेक्ट में मोहन की अंग्रेजी सबसे पहले लगा दी। और उसके बाद में है में ऑक्सिलरी वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब है खेलना, खेलना की सेकंड फॉर्म प्लेड। और उसके बाद में क्या खेलता था? क्रिकेट, तो क्रिकेट की अंग्रेजी द क्रिकेट। अदर वर्ड कुछ इसमें बताया बचा नहीं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, मेन वर्ब प्रयोग होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कर्ता को एक वचन हो या बहुवचन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पास्ट में वो सबके साथ समानता का व्यवहार कर रहा है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी, फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख करके फुल स्टॉप लगा दी। तो इस तरह हमने अनुवाद किया पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसों का। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इनमें मना करने वाली बात प्रकट होती है। जैसे उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मना कर दिया। मैं बाजार नहीं गया, मना कर रहा हूँ। मोहन क्रिकेट कभी नहीं खेलता था, वे हॉकी कभी नहीं खेल सकते थे। ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के हैं और ये नेगेटिव हैं। अब देखते हैं नेगेटिव का अनुवाद कैसे करें। तो इसके अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद में नॉट या नेवर का प्रयोग होगा, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए देखते हैं यहाँ भी नियम क्या है। अगर सब्जेक्ट कोई भी है और केवल नहीं वर्ड आ रहा है, केवल नहीं शब्द आ रहा है, तो किसी भी सब्जेक्ट साथ केवल डिड, उसके बाद में नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द और फिर उस पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर सेंटेंस जैसे कभी नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ में नेवर का प्रयोग होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग नहीं होगी, केवल नेवर प्रयोग होगी और नेवर के साथ में फिर सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ईटीसी और फुल स्टॉप लगा करके वाक्य पूरा कर देंगे। और यदि सेंटेंस में आता है कभी नहीं और सका, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन, बहुवचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद में कुड, और कुड के बाद में फिर नेवर और फिर फर्स्ट फॉर्म। तो कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कभी नहीं केवल सकता था होती तो कुड और फर्स्ट फॉर्म आ जाती, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा, उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो उसने की अंग्रेजी ही, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आ गई डिड, उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब द इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड इसमें है नहीं। दूसरा, मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर देखें, मोहन क्रिकेट कभी नहीं खेलता था,
तो मोहन नेवर, और नेवर के बाद यहाँ पर प्लेड, PLAYED, प्लेड सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद में क्या खेलता था? द क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड इसमें नहीं है। अब हम देखें दूसरे वाक्य को जो आपका लास्ट है। आप देख रहे होंगे, वे हॉकी कभी नहीं खेल सकते थे। तो यहाँ देखा जाए दे के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, कुड, फिर नेवर, प्ले, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है कुड के साथ और नेवर के साथ में। नेवर अगर कुड नहीं होता, सकता नहीं होता, अगर नेवर होता तो सेकंड फॉर्म हो जाती, लेकिन यहाँ कुड है, कुड होने के कारण यहाँ पर क्या है? प्ले, फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या खेलता था? हॉकी, द हॉकी आ गया, अदर वर्ड कोई नहीं है, यहीं फुल स्टॉप लग गया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आज हमने पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों को सीखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दी जा सके। थैंक यू वेरी मच।